अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद हमेशा की तरह। और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। उम्मीद करते हैं कि गजल आप भी और नाजरीन भी बारिशों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में मज़ाफ़ात में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। ख़वातीन हज़रात, स्ट्रेट अवे हम चलेंगे स्टोरीज़ की जानिब। और पहली स्टोरी बहुत ही अजीबो-गरीब सी स्टोरी है, जिसमें अजीबो-गरीब सी स्टोरी इस वजह से भी है कि बाबर आजम के हवाले से ये स्टोरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक कामयाब बल्लेबाज तस्वुर किए जाते हैं बाबर आजम, आजकल क्रिकेट के मैदान से ज़्यादा खबरों की जीनत बने हुए हैं। एक वक्त था जब उन्हें T20 फॉर्मेट का बादशाह समझा जाता था, लेकिन आज वो अपनी मुस्तकिल जगह बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। चंद नाकिस परफॉर्मेंसेज ने उनके कैरियर पर ऐसे सवालात उठाए जैसे कि उनको सालों की कारकर्दगी को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को एक गैर मामूली तजवीज़ दी कि अगर वो T20 टीम में वापस आना चाहते हैं तो वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ये भी संभाल लें। ये बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुई है, कोई एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये डिटेल किस तरह से उन्होंने की, किस कॉन्टेक्स्ट में की, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत सारी जगहों में हुआ। और ये पेशकश बहुत से शायकीन क्रिकेट के लिए हैरत का बायस बनी, क्योंकि बाबर आजम ना सिर्फ बतौर बैटर बल्कि बतौर साबिक कप्तान भी टीम का मरकजी सतून रहे हैं, मगर अब उन्हें टीम में अपनी जगह बनाने के लिए विकेट कीपिंग जैसे तजुर्बात पर गौर करने का मशवरा दिया जा रहा है। ये बहुत ही अजीब और गरीब सी सूरत हाल बनी हुई है। और ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी है कि टीम मैनेजमेंट बाबर की क्लास और मुस्तकिल मिजाजी को शायद वो अहमियत नहीं दे रही जो एक सीनियर खिलाड़ी का हक बनती है। और मैं भी जब ये खबर पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी मुज़ायका खेज खबर लगी। ठीक है, हम बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद शायद हमने इस प्लेटफॉर्म से की, लेकिन उनको ये क्या आपने सिखा दिया नई चीज कि आप विकेट कीपिंग करेंगे तो आप टीम में जगह बनाएंगे। की भी कोई स्टेटमेंट अभी तक शायद सामने नहीं आई। स्टेटमेंट तो अभी तक माइक हैसन की भी कोई नहीं आई। डिफरेंट जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसको मेरे हिसाब से पीसीबी को नेगेट करना चाहिए। अगर ये खबर ठीक नहीं है तो पीसीबी आए और इस खबर को नेगेट करे, अदरवाइज ये खबर और फैलती रहेगी और उसके ऊपर बातचीत होती रहेगी और फिर मजीद तनकीद भी होती रहेगी। बेहतर है क्या तो बाबर आजम खुद अपनी कोई स्टेटमेंट सामने ले आए या फिर पीसीबी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। खैर, जैसे इस हवाले से मजीद पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर भी करेंगे। डिटेल्स आगे बढ़ते हैं। और आपकी नजर वजर तो ठीक है ना, अच्छी सी ड्राइविंग कर लेते हैं ना आप, वो तो मुझे खैर पता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ सिंध, क्योंकि सिंध में ड्राइवर्स की नजर ठीक नहीं है। 40% ऐसे ड्राइवर है जिनकी बिनाई कमजोर है और उनको चेक किया जा रहा है। इनको सब मुझे क्यों मिलाया आपने? मैंने आपको इसलिए मिलाया कि मैं आपको इसलिए मिला रही थी क्योंकि आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं, तो मैंने इसलिए पूछा कि आपकी नजर ठीक है या नहीं। क्योंकि सिंध में सरकारी सतह पर ट्रक ड्राइवरों की आंखों का मुआयना किया जा रहा है और अब तक हजारों की तादाद में ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनका मुआयना किया जा चुका है। और मुतल्लिका हुकाम ने यह बताया कि 6 माह के दौरान 5000 ड्राइवर्स की आंखों का मुआयना किया गया है, जिनमें 20% ड्राइवर्स की जो आंखें उन्हें मोतिया आया हुआ है, काला पानी और दीगर अमराज की तशखीस भी हो चुकी है। और इसके अलावा 40% ड्राइवरों की बिनाई कमजोर और गाड़ी चलाने के लिए अनफिट होने का इंकशाफ हुआ है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आए रोज कराची में कोई ना कोई, सिंध में कोई ना कोई ऐसे वाकयात होते हैं कि किसी ट्रक वाले ने बाइक वाले को कुचल दिया, गाड़ी वाले को हिट कर दिया। और सिंध में सरकारी सतह पर ड्राइवरों की आंखों का मुआयना किया जाता है, जिसमें बिनाई की जांच पड़ताल, रंगों की पहचान और दीगर बसरी सलाहियतों का मुआयना भी शामिल है। और इस मकसद के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और जितने भी दीगर मुतल्लिका महकमे हैं वो भी काम कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को तिब्बी लिहाज से मुकम्मल तौर पर फिट होना चाहिए, तो एक नेचुरल सी बात है, और सेहतमंद भी होना चाहिए। और खुसूसन बिनाई के एतबार से उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसी। और ये सिंध गवर्नमेंट को या फिर उनकी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं जो कि लाइसेंस जारी करते हैं उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके यही जो लाइसेंसेज हैं, ये दुनिया में बहुत सारे बेशतर ममालिक है जहाँ पे ये चेंज होते हैं। और जब वो चेंज होंगे और उसके बाद इस तरह की खबरें वहाँ पे भी मिलेंगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सो आपके लिए ही और आपके सिस्टम के लिए मुश्किलात का सामना आप करना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, अब एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। पहले तो आपने सुना होगा हमारा पाकिस्तान का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। हमने अभी इंडिया के साथ हाल ही में जंग की है। सो मिसाइल मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बाद चीन ने अब मच्छर एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। और आपने अगर मच्छर भगाने के लिए स्प्रे, कॉयल और इलेक्ट्रिक रैकेट अगर आपके पास है तो वो जरूर आजमाए होंगे। लेकिन अब एक चीनी स्टार्टअप ने मच्छर मारने का एक ऐसा हाईटेक चैलेंज पेश किया है और हाईटेक तरीका पेश किया है जो किसी साइंसी फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। ये नया हथियार मच्छर एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। ये सिस्टम जदीद तरीन लिडार और मसनूई जहानत AI की मदद से 1 सेकंड में 30 मच्छरों को हवा में ही निशाना बना सकता है। ये मच्छर तलाश करता है, उन्हें लॉक करता है,
और हवा में ही उन्हें मारता है। और सबसे खास बात यह है कि ये इंसानों और पालतू जानवरों से खुदकार तौर पर बचकर काम करता है, यानी वो इससे बिल्कुल महफूज है। ये इनकलाबी इजाद आने वाले वक्त में रवायती मच्छर मारने के तरीकों को बदल कर रख देंगे और 2025 में मुतारिफ होने वाला ये हथियार दुनिया का पहला हकीकी मच्छर शिकन दिफाई निजाम बनाया गया है। चाइना के इनोवेशंस पर तो क्लैपिंग बनती है, लेकिन इसके साथ कल ही आपने एक स्टोरी बताई थी ऑवर्ड यूनिवर्सिटी की, जिसमें साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि अब इंसानों का इलाज करने से पहले हम मच्छरों का इलाज करेंगे, मतलब जितनी भी उनसे बीमारियां फैलती हैं बैक्टीरिया निकाल लेंगे। लेकिन आज ही ये रिसर्च सामने आ गई चाइना के हवाले से, ये जो लिडार सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करवा दिया है। अब जाहिर ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा, जिस तरह से हम फ्रेंडली कंट्रीज हैं पाकिस्तान और चाइना, तो जाहिर है फिर अब ये क्या होगा कि ये हवा में ही मच्छरों को देख लेगा कि कहां पर कौन सा मच्छर है, वहां से चुन चुन के मच्छरों को मार देगा। बड़ा अच्छा है वैसे, मच्छरों से तो जान छूटेगी। मच्छरों से जान छूट जाएगी, क्योंकि कल आप कह रहे थे ना कि मैं मच्छर मारता हूं, मुझे बहुत मजा आता है। तो अब आपको मच्छर मारने नहीं पड़ेंगे, बल्कि हवा में ये लिडार सिस्टम खुद ही मार देगा मच्छरों को। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और गैस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गैस बिल का धमाका हुआ कहां पर है? कंप्यूटर ने 40,000 बिल को बना दिया 1 करोड़ का बिल। कैन यू इमेजिन? 40,000 का बिल 1 करोड़ का बिल कंप्यूटर ने बनाया और इंसान ने ये जसारत नहीं की कि इसको ठीक कर सके। बिल। और ठीक कब किया? जब थोड़ी सी एहतजाज हुआ, बातचीत निकली बाहर, तब 40,000 बिल को बना दिया जी 1 करोड़। और अजब सर्विस की गजब कहानी है ये। महकमा सुई गैस ने रावलपिंडी के शहरी की नींदें उड़ाकर रख दी। सुई गैस वालों ने धम्याल के रिहायशी अल्लादिता राजा को 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद का बिल बेच दिया। और गैस का बिल देखकर अल्लादिता के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा वो धम्याल के रहायशी थे और वो काफी परेशान हो गए, और फिर इस परेशानी के आलम में वो सुई गैस दफ्तर पहुंचे, और वो जो अल्लादिता साहब थे उन्होंने बिल का जो केस था वो महकमे के नोटिस में आया, तो मामले की फिर छानबीन की गई और बिल में अदादो शुमार कंप्यूटर एरर करार देकर उसको खत्म किया गया। और फिर मुतासरा जो सारिफ थे अल्लादिता साहब, उनके बिल की जो करेक्शन है उसके फिर उनको एक नया बिल जारी किया गया, जो उनका बिल एक्चुअल में बनता था 40,240 रुपए जो उनका बिल था। मतलब 40,240 रुपए आपका बिल है, तो गजल ने आज आपको बता दिया कि 1 करोड़ रुपए अभी आ सकता है। और अगर कंप्यूटर की गलती, अगर आपका 4 लाख रुपए बिल है तो वो आपका 4 करोड़ पे या 40 करोड़ पे भी आ सकता है। इस तरह से वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हम इतने क्या कहते होते लाजवाब सर्विस है हमारी, और लाजवाब लोग बैठे हुए हैं। अजब सर्विस की गजब कहानी। हाँ, अजब सर्विस की गजब कहानी है कि कंप्यूटर का एरर आपको बता देते, लेकिन ये नहीं बताते कि उस कंप्यूटर के बाद आपने वो चेक भी करना होता है। लेकिन वो चेक नहीं किया अल्लादिता साहब की, आपने होश उड़ाए, और होश उड़ाने के बाद जब वो वापस आए तो आपने उसको करेक्ट किया। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक ज़बरदस्त स्टोरी है, वो आपको बतानी है। हुकूमत ने रवा साल यौम आज़ादी को मार्के हक के उन्वान से मनाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रवा साल यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाने पर मशावरत हुई। एलामिया के मुताबिक इजलास में ISPR, इत्तलात, दाखिला, कौमी विरसा और सकाफत के आला नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि रवा साल यौम आज़ादी को मार्के हक की थीम के तौर पर मनाया जाएगा। इसका मकसद कौम के अज़्म, ईमान और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करना है। और उनका कहना था कि ये मौका है कि जब हम दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब 14 अगस्त को हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, आगे बढ़ते हैं और यूरोप का रुख करते हैं, जहां पर हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई है। हालिया तहकीक के मुताबिक यूरोप के 12 शहरों में शदीद गर्मी की हालिया लहर के दौरान 2300 अफराद हलाक हुए हैं। एक बड़ी तादाद है, जिनमें से 1500 अमवात का ताल्लुक माहौलियाती तब्दीली से बताया जा रहा है। रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक एक साइंसी तहकीक हुई है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पिछले हफ्ते हफ्ते खत्म होने वाली जो शदीद गर्मी थी उसकी लहर के दौरान यूरोप के 12 शहरों में गर्मी से मुतालिक वजूहात के बायस तकरीबन 2300 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। और ये तहकीक 10 दिनों पर मरकूज थी, जो 2 जुलाई को खत्म हुई। और इन दिनों के दौरान मगरबी यूरोप के बड़े हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में भी आए और स्पेन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया। जबकि अगर फ्रांस की बात करूं तो वहां पर जंगलात में भी आग भड़क उठी। और ये तहकीक इंपीरियल कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साइंसदानों ने की। और इंपीरियल कॉलेज लंदन के मुहक्किकीन जो जितने भी हैं, डॉक्टर बेन क्लर्क ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली ने दर्जा हरारत को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया है, जिससे ये सूरत हाल काफी संगीन हुई है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का खतरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और जिस तरह पाकिस्तान में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, इसी तरह से पूरी दुनिया में ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा। यूरोप के हालात भी आपके सामने। इसके अलावा अमेरिका की भी बहुत सारी खबरें हम इस हवाले से शेयर कर चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से लाखों मद्दाह रखने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। कराची में मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर अली के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया, ताहम उनके बहन और बेनोई ने लाश देने का फैसला किया। अदाकारा के बेनोई ने गुजरती रात थाने से रब्ता किया, कल लाश वसूल करने का कहा। पुलिस ने हुमैरा की मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल कर लिया, जिसके मुताबिक उन्होंने अक्टूबर 2024 के बाद किसी से रब्ता नहीं किया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए और उसके बाद फ्लैट को भी सील कर दिया। एग्जैक्टली अब ये जो इस तरह से दर्दनाक कहानी है, इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त हुई है, बिलाल अली से जानते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। बिलाल, कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मॉडल हुमैरा असगर अली के फ्लैट से लाश मिलने का जो मामला है, हुमैरा असगर की लाश जो है 6 माह से ज़्यादा जो है पुरानी निकली है। जो मेडिकल लीगल ऑफिसर की जानिब से सजाई रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें ये बताया गया कि इनकी जो लाश है वो 6 महीने पुरानी है। डिफेंस के 6 में जो फ्लैट है वो भी सील कर दिया है। पुलिस की जानिब से फ्लैट की मुकम्मल तौर पर जो है सब चाहिए। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने जो है अक्टूबर 2024 से मियाद तक किए थे। मॉडल हुमैरा असगर ने बिजली का बिल भी जो है अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिरी ही बिजली में जो है बिजली काट दी गई थी। हुमैरा असगर अली के साथ काम करने वाले दानिश मकसूद CEO हैं अपलॉस पाकिस्तान मैगजीन के, जिसमें हुमैरा असगर अली ने काम भी किया। आज वो हमारे साथ मौजूद है। दानिश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूंगा कि आप हुमैरा असगर अली को किस तरह से जानते थे और कितने अरसे से जानते थे? अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा अली चौधरी, हुमैरा अली असगर को मैं जानता था एज इन इंडस्ट्री कलीग, एक को-वर्कर की हैसियत से। और सबका एक सर्टन तरीका होता है इस इंडस्ट्री में काम करने का, रहने का। एंड समवन लाइक मी जिसको 14 साल हो चुके हैं, तो मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी ये रही है कि मुझे होता है कि मैं काम करूं बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंट तरीके से। बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे मेरी कोशिश होती है कि मैं नहीं रहना पसंद करता, क्योंकि मेरी अपनी भी फैमिली है और मेरी शायद मुझे बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री का अंदाज़ा हो गया था कि ये किस तरह की जगह है, ये कैसी इंडस्ट्री है, कैसे लोग हैं। तो मैं अपना काम करता हूँ, शूट्स करता हूँ, जहाँ पे भी आई एम गेटिंग पेड, अपनी जॉब करता हूँ। फॉर मी दिस इज़ अ जॉब। किसी की जॉब ऑफिस में है, किसी की बैंक में है, किसी की स्कूल में है, किसी कॉल सेंटर में है। फॉर मी दिस इज़ अ जॉब। ठीक है, मैं जाता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके साथ ही काम किया हुआ है। मैगजीन शूट्स हैं, ड्रामे की स्टाइलिंग है, फिल्में हैं, एड्स की स्टाइलिंग है। सही। दानिश, ये बताइएगा, आपने ये तो बताया कि आप उनको जानते किस तरह से थे। मुझे ये बताइएगा कि आपकी उनकी लास्ट मुलाकात आपके साथ कब हुई थी, और जब आपकी मुलाकात हुई तो आपके साथ ठीक थी उनकी मेंटल कंडीशन, या जज्बाती तौर पर वो आपको गैर मुस्तहकम ही नजर आ रही थी उस वक्त? अच्छा, देखिए, मेरी इन पर्सन जो उनसे मुलाकात थी वो हुई थी 2023 में, जब मैं फिल्म की PR कर रहा था, उस समय में आई थी। उसके बाद उन्होंने हमारे 2 दफ़ा मैगजीन्स के लिए शूट किया था, क्योंकि अब इस स्टेज पे टाइम से होता है, मैं खुद से हर शूट पे नहीं जाता, बट मेरे जो डायरेक्शन होती है मेरी टीम करती होती है। तो इन पर्सन मेरी मुलाकात उनसे लास्ट हुई थी 2023 के अंदर। ठीक है सर, जिस टाइम पे मैं एक फिल्म की PR कर रहा था, आई थिंक इट वाज समवेयर इन सितंबर, 30th September, maybe, I'm not sure about the date. बट इन कम्युनिकेशन, अब आई थिंक आजकल के टाइम में इतना मैटर नहीं करता कि आप इन पर्सन किसी से बात कर रहे हैं या आपकी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही है। तो आखिरी मैं अपनी मुलाकात या कम्युनिकेशन मैं कहूँगा मेरी उनसे हुई थी 2 अक्टूबर को, जिस दिन हमारा शूट हो गया था। शूट के बाद उन्होंने बहुत तारीफ की थी शूट की, मेरे पास सारे मैसेजेस भी हैं। तो शूट की उन्होंने काफ़ी तारीफ की और आगे की चीज़ें मुझसे वॉइस मैसेजेस में प्लान कर रही थी कि हम मिलेंगे और आगे की और चीज़ें हम करते हैं, और काफ़ी एक्साइटेड थी फ्यूचर को लेके। उस शूट पे मुझे मेरी टीम ने थोड़ा सा बताया था कि हेल्थ वाइज थोड़ी सी वीक लग रही थी, क्योंकि हमने उनके साथ 2 शूट्स करे थे। एक शूट थोड़ा से पहले किया था और दूसरा हमने अक्टूबर 2 को किया। तो उस टाइम पे मेरी टीम ने थोड़ा सा। अच्छा दानिश, मुझे ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि वो अक्टूबर पता थी और उनकी लास्ट जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी वो 23 सितंबर की थी, 24 सितंबर की थी। सो आप ही के मैगजीन ने सबसे पहले ये सवाल उठाया, तो आपको कैसे महसूस हुआ कि वो गायब हैं और किसी ने, उनके दोस्त ने या उनके साथ काम करने वाले ने तो ये सवाल नहीं उठाया? इस तरह से मुझे हुआ क्योंकि देखिए, अब ये है कि मैंने जैसे बताया, मुझे 14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते। ठीक है,
अभी भी इस वक्त मुझे पता है कि कौन सी एक्ट्रेस अपनी कौन सा ड्रामा शूट करके अपने घर जा रही होगी, और किस आर्टिस्ट का कल ड्रामा है या नहीं है, किसकी कौन सुबह के मॉर्निंग शो में बैठता है। क्योंकि सर आप इतना जब कर लेते हैं तो आपको ऑन योर फिंगर टिप्स आपको 100 चीजें पता होती हैं सभी की, कौन किसके साथ है। यहाँ पे किसी का डिवोर्स होता है तो हमें 1 साल पहले से हमें कहानी जो है ना पता चल जाती है पहले से, न्यूज में बाद में आता है। तो जहाँ तक हुमैरा की बात है, हमने किया था शूट इनके साथ 2 अक्टूबर को, और उसके बाद लास्ट मेरी और मेरी टीम की 2 अक्टूबर को ही बात हुई थी। उसके बाद बाय 8 और 9 अक्टूबर हम इनको देख रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर शूट होता है तो उसके बाद आपने एक्टर के साथ डिस्कस करना होता है कि कौन सी पिक्चर्स लगेगी नहीं लगेगी। एंड हुमैरा बड़ा एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, वो बहुत खुशी से सारी चीज़ें कर रही होती थी। तो बाय 8 और 9 अक्टूबर मैंने अपनी जब टीम से कहा कि अच्छा बेटा हुमैरा से बात हुई, उनसे डिस्कस कर लिया क्या लगना है क्या नहीं लगना, तो मुझे सबने कहा मेरी टीम ने कि सर 7 अक्टूबर लास्ट सीन आ रहा है। मैंने भी देखा खोल के 7 अक्टूबर आ रहा था, और उसके बाद हमने कहा चले अटेम्प्ट होता है, मेरे साथ भी होता है अटेम्प्ट, मैं 2 या 3 दिन अगर बैक टू बैक मैं शूट्स पे होता हूँ। अभी जैसे कि कल का ही था, मैं 2 दिन आई थिंक संडे मंडे मैं शायद बहुत ज्यादा मैं बिजी था, तो मैं 2 दिन कंप्लीटली जाग रहा था, फिर कल मैं सोया था दोपहर में। अच्छा दानिश, मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में अक्सर ये दिखाया गया है कि जब किसी फनकार को, किसी भी एक्टर को काम की ज़रूरत होती है तो उनकी उस तरह से मदद नहीं की जाती, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सब उनके करीबी बन जाते हैं, उनकी पोस्ट लगाते हैं, ट्विटर ट्रेंड बन जाता है। देखिए ये इंडस्ट्री जो है ना एक तमाशा है, ठीक है, एंड इसमें हर चीज बिकती है। द मिनट यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू पीपल, एक चीज मैंने ऑन रिकॉर्ड अभी किसी चैनल पे भी बोल दी है, मैं आपके चैनल पे भी कहता हूँ, ये लिख लें, कल को मेरी डेथ होती है, कल को मेरे जनाजे पे कोई नहीं आएगा, सबने लंबे लंबे स्टोरीज लगानी है, मेरे साथ के शूट शेयर करेंगे, मैं किसी के साथ पिक्चर्स भी नहीं खिंचवा रहा, कोई गलती से भी कहीं किसी के साथ कोई पिक्चर होगी वो भी शेयर की जाएगी, देखो दानिश के साथ बड़ा अच्छा बन था, बहुत ये था भाई। आयशा खान की डेथ पे आप मुझे बताएं कौन क्या हुआ। मेरे घर पे अभी बहुत सारे टीवी चैनल्स के लोग बैठे हुए थे, और काफी सारे जर्नलिस्ट घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा है कि आयशा खान की डेथ पे कोई नहीं है, किसी ने फूल तक उनकी कब्र पे नहीं डाले। एक्टर्स ये लगा रहे हैं कि मैंने 2012 में आखिरी दफा ये किया, ये देखो ये मेरी सेल्फी, मैंने 2022 में ये किया। ये तमाशा है एक इंडस्ट्री, ये लोग आई एम सॉरी टू से बेशरम है इन लोगों को। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इसी बात करना चाहता हूँ दानिश कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कई वाकयात पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि आमिर जकी साहब हैं, फिर उसके बाद आयशा साहिबा हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये सब वाकयात ज़हनी दबाव की वजह से होते हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री में लोगों को तन्हा छोड़ दिया जाता है? ये वाकयात क्यों होते हैं? देखिए मैं बाकियों का मैं क्या बताऊं, मैं आपको अपना कहता हूं कि अभी मैं कोई स्टेटस लगा दूं कि मैंने आज से किसी एक्ट्रेस को किसी मैगजीन कवर पे नहीं डालना, मैंने किसी फिल्म की पीआर नहीं करनी, मैंने कहीं किसी को इवेंट में किसी अवार्ड फंक्शन में या ड्रामों में मैंने किसी की स्टाइलिंग नहीं करनी। I'll be forgotten, no one will remember me for sure। मैं अगर अपने दोनों मैगजीन्स बंद कर दूं और हम एक्टर्स को प्रमोट करना ये सब करना सब छोड़ दें, मैं बता रहा हूँ ना, इवन ये 100 चीजें करने के बाद भी 14 साल इंडस्ट्री को देने के बाद रेडियो फिल्म पीआर दिस एंड दैट स्टाइलिंग, मैं आपको लिख के देता हूँ मेरे जनाजे पे कोई नहीं आने वाला, सिर्फ मेरी फैमिली होगी, यू नो ऐसे ही है। अभी भी जो मीडिया के चैनल जो कांटेक्ट करें इन्होंने भी नहीं आना होगा, ये इस इंडस्ट्री की हकीकत है। When you're no longer beneficial to this industry, वो आमिर जकी हो, the minute you stop giving hits, अभी जैसे कि अगर 2024 की लास्ट ईयर की मैं बात करूं, अभी जैसे उन्हीं टाइमिंग्स पे जस्ट इमेजिन कोई हुमैरा की कोई वीडियो ही कोई वो पाड़ी हो गई है टाइप, इसी तरह की कोई वीडियो ही उनकी वायरल हो जाती, जो मीडिया उनके पीछे होता, जो उनके घर के नीचे लोग खड़े हुए होते, हर बंदा उनको कॉल कर रहा होता हमारा दानिश, मुझे ये बताएं कि आप उन नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और उनको जो अभी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, लिटरली मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज सिर्फ इस उससे मत आए कि ओ ग्लिट्स है, ग्लैमर है, हमें फॉलो लोग करेंगे, हमारी तस्वीरें खींचेंगी, हम जाएंगे तो लोग हमारे से सेल्फी लेंगे, ये वो। अगर आपका टैलेंट आपके स्किल्स इस इंडस्ट्री से अलाइन करते हैं, जस्ट लाइक मेरे टैलेंट यही थे डे वन से, मैं बैंक में काम नहीं कर सकता, मैं कॉर्पोरेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे यही टैलेंट है, आई कैन डू स्टाइलिंग, मैं रेडियो कर लूंगा, आई हैव वर्क एज एन आर्टिस्ट फॉर वे लॉन्ग, यू नो, अब मैं एड्स बना लूंगा, मैं स्टाइलिंग कर लूंगा, मैं शूट्स कर लूंगा, मेरे यही टैलेंट है। तो मेरे जैसे लोग तो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके अलावा और कोई जरिया नहीं है, अल्लाह ने यही टैलेंट दिया है।
और किसी रीजन से शायद अल्लाह ने मुझे शायद यहाँ भेजा है कि मैं एटलीस्ट हक हलाल की बात मैं कर सकूं। बट वो लोग जो अगर सिर्फ शशकों की वजह से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली विद द बूम ऑफ इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक समहाउ एवरीवन वांट्स टू बी अ स्टार। तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज मत आए। अगर आप लोग जो है सिर्फ इन शशकों की वजह से आते हैं, माँ बाप को भी मैं कहता हूँ प्लीज कीप अ चेक ऑन योर चिल्ड्रन। बहुत सारे अभी इस वक्त मैं आपको एक लिस्ट में दे सकता हूँ कि कौन कौन से एक्टर्स एक्ट्रेसेस कराची में इस वक्त डिफेंस के फ्लैटों में अकेले हैं। 50-50 हज़ार से ऊपर के जो है वो रेंट देते हैं, फिर अपने आप को मेंटेन भी करना है, काम नहीं है, ड्रामों वाले लेट पे चेक्स देते हैं, और जब हो जाते हैं ड्रामों के ठीक हो गया दानिश, थैंक यू सो मच। दानिश हमारे साथ मौजूद थे जो कि हुमैरा असगर के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। मुल्क में मौसम खुशगवार है, बारिशें हो रही है, लेकिन मुल्क की सियासत का जो दर्जा हरारत है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया कि अब बातचीत का वक्त ख़त्म हो चुका है और साथ ही मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। दूसरी जानिब हुकूमत भी पूरी तैयारी में है। तलाल चौधरी ने PTI को खुली धमकी दी है, अगर चढ़ाई की तो 26 मई से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि जो एहतजाज के लिए निकलेगा वो पकड़ा जाएगा। सियासी मारादाराई तेज़ हो चुकी है, बयानात में सख्ती है और सड़कों पर एक नया दंगल सजने को है। क्या मुल्क एक तरफ फिर जो है वो तसादुम की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इशूज़ पर बात करने के लिए सिमाबिया ताहिर साहिबा हमारे स्टूडियो मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन भी बात कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं ना बयानात अब तेज़ हो गए हैं, मुज़ाकरात तो अब नहीं होंगे, सिर्फ तहरीक चलेगी। तो क्या लाहे अमल है, हु विल लीड इट और कितनी मौसर होगी ये तहरीक? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हसनैन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि उन्होंने फरमाया कि वो मुरम्मत बड़ी अच्छी करेंगे 26,000। तो पहली बात तो ये है कि आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने 26 को एक जो है बहुत जैसे कहते हैं ना एक खून बहाया था, ये उन्होंने माना है अब, ठीक है, जिसको पहले वो मान नहीं रहे थे। तो वक्त जो है ना वो पलटता है और वो वक्त आता है कि जब आप हकाइक से जो है ना आगाह हो जाते हैं तो अल्लाह जो है ना वो खुद मतलब वो चीज़ें आपके लिए वो कर देता है। सेकेंडली ये कि जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि क्या होगा, कौन लीड करेगा, देखिए डेफिनेटली क़यादत लीड करेगी, ठीक है, जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, जो अहदेदारान हैं वो लीड करेंगे, जिनका फ़र्ज़ बनता है लीड करना, क्योंकि इमरान खान को उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, इमरान खान को उन पर यकीन है, उन पर एतमाद है, उनको ओहदे दिए हुए हैं, तो दैट्स वाई वो लोग लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक बात है फैमिली की, जहाँ तक बात है खान साहब के बेटों की, तो देखें वो फैमिली है, ठीक है, फैमिली जो है उसके सेंटिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके। और जो पार्टी होती है, पार्टी ने एक डिसिप्लिन, एक जो है हायरार्की को फॉलो करते हुए उसने जो है आगे चलना होता है और उसने स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है सारी, और उस स्ट्रैटेजी को प्लान करने के बाद जो है फिर वो आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मैं कल से सुन रही हूँ, बल्कि कल से नहीं 2-3 दिनों से मैं ये सुन रही हूँ जी कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर, मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मींस वो हसन और हुसैन जो हैं, ठीक है, उनका क्या वो है, क्या उनके पास जो है बाहर की शहरियत नहीं है? वो आते हैं, वो पाकिस्तान के उससे जो है दौरों पर जाते हैं, ठीक है, अपनी फादर के साथ, अपनी जो है बहन के साथ, ठीक है, वो दौरों पर जाते हैं। लेकिन कासिम और सुलेमान अपने फादर से मिलने नहीं आ सकते। कासिम और सुलेमान जो हैं वो अपने फादर का केस लड़ने के लिए नहीं आ सकते। क्यों? मतलब ये उनका कानूनी और आईनी हक है उनकी फैमिली का कि उनकी फैमिली जो है वो उनके साथ स्टैंड करे इमरान खान साहब के साथ। बात ये है कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो पार्टी निभा रही है और फैमिली जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। फैमिली के पास कौन सा ओहदा है, मुझे ये बताएं ना। कासिम और सुलेमान को कौन सी चेयरमैनशिप मिली हुई है, या कौन सा जो है वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल हैं इस पार्टी के? अच्छा, काफी अरसे बाद आप अब एहतजाज कर रही हैं, काफी टाइम हो चुका है। इससे पहले जितने भी एहतजाज हुए अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वो उस तरह से क़यादत के लिए मुनज़्ज़म नहीं थे। क़यादत वहाँ पे नज़र नहीं आती थी, इक्का दुक्का लोग होते थे, गंडापुर साहब होते थे, वो एक दूसरे को मिन्नत करते रहते थे, बुशा बीबी होती थी। अब क्या स्ट्रेटजी है? क्या रियल में जो आपके ओहदेदारान हैं वो लीड करेंगे
क्योंकि इस दफ़ा अगर आवाम मायूस होगी तो वो कहेंगे ये वही बात है, शेर आया, शेर कभी आता नहीं है। देखिए हसनैन, एक तो बात यह है कि इस दफ़ा बहुत बड़ा सरप्राइज है सबके लिए, ठीक है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपकी इंतज़ामिया हो, चाहे वो आपके जो है पंजाब में बैठे हुए लोग हों, या चाहे आपके फील्ड मार्शल साहब हों, ठीक है, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ। तो इन सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अगर ये समझते हैं ना कि इस दफ़ा डी चौक में हम लोगों को इकट्ठा करेंगे या हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे लोगों को इकट्ठा करके तो हम अपने वर्कर्स को जो है फिर 26 नवंबर खुदा न खास्ता वही जो है चीज़ रिपीट हम होने देंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। अच्छा। इस दफ़ा इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इस दफ़ा स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है और स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंट है जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगी, ठीक है। सो इनको अब तैयारी खुद करनी चाहिए और ये याद रखें कि जब अवाम, देखें इनकलाब जो आते हैं ना या जो चेंज आता है वो अवाम लाती है, ये याद रखिए। लेकिन राना साहब तो कह रहे थे कि कासिम और सलेमान जब आएंगे तो उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा देखें, इन लोगों का ना एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि इनकी तो आपस की ही जंगें नहीं ख़त्म होती हैं ना, ठीक है। आप अभी भी हालात देख लें जो पार्लियामेंट में, जो बाकी जगहों पे, जो एक दूसरे को कल को सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, आज वो एक दूसरे के गले मिले हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मखसूस नशिस्तों वाली बात आई है तो एक दूसरे, फिर इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, फिर एक दूसरे को धमकियां दे रहे। राना सनाउल्लाह साहब का प्रॉब्लम एज फैक्टर है उनका, ठीक है। वो जो है ना वो इस टाइम सठे आ चुके हैं, ठीक है। सो वो हर उस तरह का बयान देते हैं कि जो उन्होंने पीछे जो है ना अपने माजी में किया हुआ है। इनकी ये आदत रही है, ये माफिया क्योंकि एक पूरा है, ठीक है, कि जो अगर आप इनके हलके में और उस जगह पे जाके देखें तो इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को, आम आवाम को जिस तरीके से इन्होंने ज़दोकोब किया होता था, जिस तरह से अवाम पर जुल्म करते हैं, जिस तरह का जागीरदाराना जो है ना इनका रवैया है लोगों के साथ, तो उसमें ये कत्ल जो है इनके लिए बड़ी मामूली चीज़ है, ठीक है। तो वो उसी के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो जहाँ के शहरी हैं ना, और जो है जिस बाप के वो बेटे हैं, वो बाप वो है कि जिसने 2 साल से इनका जुल्म और जारहाना रवैया जो है ना वो बर्दाश्त किया चट्टान की तरह। तो कासिम और सलमान उनके बच्चे हैं, वो कभी भी हिम्मत हारने वाले या इनसे डरने वाले नहीं है। हो रही है मैडम कि शायद मौजूदा आपकी लीडरशिप नाकाम हो चुकी है, इसी वजह से अब उनको लीड करने के लिए। मेरी बात सुने प्लीज, दे आर नॉट गोइंग टू लीड, प्लीज इस चीज को ना थोड़ा सा ना, मैं वही कहती हूँ, कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। कर रहे कि अपने बेटे इनके मैदान में नहीं होते और लोगों के बेटों के मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हसनैन आपको बताती हूँ, देखिए अज़मा बुखारी है ना, अज़मा बुखारी हूँ या बाकी जितने भी इनके लोग हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं इनके, वो जब भी आते थे वो कहते थे जी कि सलमान और कासिम को क्यों नहीं पाकिस्तान बुलाया जाता, वो क्यों नहीं आते, आके लीड क्यों नहीं करते। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है मौरूसी सियासत के खिलाफ है, ठीक है। मौरूसियत जो है वो हमारी पार्टी में नहीं है। बैरिस्टर गौहर जो है कौन से इमरान खान के रिश्तेदार हैं कि जिनको जो है चेयरमैन इमरान खान ने बनाया, अली अमीन गंडापुर को सीएम बनाया। अली अमीन गंडापुर का इमरान खान से क्या रिश्ता है, या बाकियों का हम सब का क्या रिश्ता है कि जिनको इमरान खान ने जो है वो ग्रास रूट से उठा के, ठीक है, उन्होंने MNAs MPAs या बाकी जो हैं ओहदे दे दिए। बात यह है कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो अपने फादर के लिए आ रहे हैं, उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे भी अलीमा खान साहिबा ने भी जो बयान दिया है वो हरगिज़ ये बयान नहीं दिया कि पार्टी को जो है वो लीड करेंगी या उनकी फैमिली लीड करेगी। उन्होंने ये बात कही है कि अगर जो है इमरान खान से मुलाकात हमें नहीं करने दी जाती, हमें जेलों में भेज दिया जाता है, तो हमारे बच्चे इमरान खान से मिलेंगे, ठीक है। वो खान साहब से मुलाकात की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट कि जो है वो लीड करेंगे किसी तहरीक को या कुछ। तहरीक को लीड जो करेगी वो पार्टी करेगी। ये बार बार अलीमा खान साहिबा भी कह चुके हैं, बार बार पार्टी भी बता चुकी है। हसनैन ने जो बात की मैं उसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा कि अवाम मायूस ना हो जाए, कि लीडरशिप जो है, देखिए लीडरशिप मैदान में मैंने पहले कहा है कि हम अपने वर्कर्स को ना गोलियां नहीं लगने देंगे, ठीक है। लीड हम सारे खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर शख्स जो है वो अपना हल्का खुद लीड करेगा। लेकिन मैंने आपको कहा है ना, इस दफा जिस लीडिंग रोल को आप लोग सोच रहे हैं ना कि वो उस तरह से लीड होगा, कोई मार्च होगा या समथिंग लाइक दैट, इट वुड बी टोटली डिफरेंट। आपको बता रही हैं कि इस दफा बहुत कुछ डिफरेंट होगा और हो सकता है कि पूरा मुल्क ये ब्लॉक कर दें या पूरे मुल्क की कोई आम या फिर ऐसी चीजें ब्लॉक कर दें। अब वो सिमाबिया बता सकती है। हसनैन बड़े मजे की बात की है कि हर जगह पे ना वो अपना वो करे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। सिमाबिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाने का यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब हम बात करेंगे हालिया दिनों में कुछ ऐसी अफसोसनाक अमवात सामने आई हैं जिन्होंने पूरे मुआशरे को चौंका दिया, झंझोड़ दिया, जिसमें आयशा जी भी हैं, जिसमें हुमैरा असगर भी हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। बाज़ाहिर कामयाब, खुश मिजाज और खुद मुख्तार नजर आने वाले अफराद असल में अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं और कोई खबर तक नहीं लेता कि उनके साथ हुआ क्या है। वो लोग जो हर मसले का सामना अकेले करते हैं, जो हंसते हुए सब सह जाते हैं, दरअसल सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। उनकी तन्हाई, उनका जज्बाती बोझ और उनके अंदर का दर्द अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, यहाँ तक कि बहुत देर हो जाती है। अब वक्त आ गया कि हम इस सदमे को पहचानें और उनकी मदद करें। मैं स्पेशली हालिया केसेस की बात कर रहा हूं जो कि इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। एग्जैक्टली ऐसा ही। और इन्हीं पर बात करने के लिए तलाल जुबैर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पहले तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि 50% लोग ऐसे हैं जिनको अकेले रहने में खुशी महसूस होती है या फिर अच्छा फील करते हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो कि इमोशनली उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह से रहना। ऐसा क्यों है? देखिए, इंसान जो है वो बेसिकली एक सोशल एनिमल है और उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो उसके जो रिश्ते होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उसको किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और लोगों को उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और जब ये होता है तो फिर हमारे दिमाग के यानी उन हिस्सों के अंदर खून की सप्लाई रहती है जहाँ तक उसकी ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। जैसे जब हम वॉक की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पाँव की छोटी उंगली तक भी खून जाता है, क्योंकि जब आप अपने दिल की धड़कन को 220 माइनस योर एज तक लेके जाते हैं दिन में एक दफ़ा, कोई 3-4 मिनट के लिए भी, तो आपके हर जगह पर जो है वो खून की सप्लाई जो है वो होती है, जैसे कि हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसी तरीके से जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन रखते हैं, तो हमारे दिमाग की जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो आपस में कनेक्शंस हैं दिमाग के, वो जो है वो बरकरार रहते हैं। और जैसे पहले ये समझा जाता था कि ये जो अल्जाइमर का जो डिजीज़ है जिसके अंदर दिमाग आपका सुकड़ जाता है या ब्रेन का कोई ऐसा काम करना छोड़ देता है, ये इस वजह से होता है कि उनके दिमाग के अंदर सही जगहों तक खून नहीं पहुंच रहा होता, उनके थॉट प्रोसेसेस की वजह से। इसी तरीके से जब हम सोशलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के जो है वो उन हिस्सों तक खून की सप्लाई जाती है जहाँ तक ज़रूरत है, नए कनेक्शंस बनते रहते हैं, हमें खुशी मिलती है लोगों से इंटरेक्ट करके, हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, हमें नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। हम इवन अगर सियासत पे ही बहस कर लें, ठीक है, या हम किसी नई गाड़ी कौन सी मार्केट में आ रही है उसी पे भी बहस कर लें, तो ये हमारे लिए हमारे ब्रेन का जो है वो एक फ्यूल है। और अगर ये जारी सारी ना रहे तो फिर बहुत नुकसान होता है। और जब कोई पैंडेमिक जैसे कि कोरोना आया और लोगों ने, वैसे तो लोग बहुत सोशली एक्टिव थे सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन उनका जो फिज़िकल कनेक्शन था वो जब कटा तो फिर समझ में आई कि लोगों के अंदर किस कदर बेचैनी, मायूसी, डिप्रेशन और एक तन्हाई का सा लोग शिकार होना शुरू हो गए। लोगों के वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, उनको जो है वो बाकायदा क्रेविंग होने लगी कि वो किसी के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि और जो लोगों ने बहुत लंबा अरसे तक कोविड से, यानी कोविड के बारे में तो कहा जाता था ना कि जो डर गया समझो मर गया, तो वो क्योंकि उनके वो इंटरेक्शन नहीं होते थे और वो इस खौफ में ही रहते थे कि अगर हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो हम ये मर। और एक्चुअली कोविड से तो लोगों की डेथ्स हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल जो है साइकोलॉजिकल वो इस वजह से भी पेश आए कि वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और इंटरेक्ट करते हुए भी वो खुशी का शिकार नहीं होते थे बल्कि खौफ का शिकार होते थे कि कहीं हमें ये मर्ज लाहक ना हो। बिल्कुल। अच्छा तलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज जो हालिया अमवात हो रही हैं, हमने देखा है कि 2 बड़ी मशहूर एक्टर्स इस दुनिया से चली गई और वो कई दिनों तक अपने फ्लैट्स में अकेली रही। एक तो उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था, दूसरा लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था। सो ये अकेले रहना फिर ये आपको डिप्रेशन में ले जाता है। इसकी क्या वजूहत है कि आप अकेले इतना रहते हैं कि आपका महीनों तक किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता? देखिए, इंसान जो है वो जब तन्हाई को अडॉप्ट कर लेता है या तन्हाई अकेला रहना जो है वो जब सीख लेता है तो फिर उसको जो है वो डिफरेंट मुश्किलात जो है वो होती हैं। मिसाल के तौर पर जब कभी आप अगर अकेले रहते हैं और आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, अगर कोई आप अच्छा नहीं महसूस करे, आप किसी दुख दर्द में हैं, तो आपको कोई चाहिए होता है ना कि जिसके साथ आप बैठ के आप बातचीत करें और वो आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट कर दे, कुछ आपके साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार कर दे, एम्पैथाइज कर दे।
तो उससे जो है वो आप बाकी अगर मसले हल नहीं भी होते तो आप वैसे ही थोड़ा अच्छा महसूस करना शुरू हो जाते हैं। जैसे exactly. हम सबको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ये चाहिए होता है कि हम कुछ वक्त अकेले गुजारें, अपने साथ गुजारें, लेकिन अगर ये चीज़ एक परमानेंट फीचर बन जाए तो फिर जो हमारी खुशियां हैं वो दोबारा नहीं होती, क्योंकि खुशियों का राज जो है, सबसे बड़ा जो हैप्पीनेस है किसी इंसान के लिए, वो बेहतरीन रिश्तों का होना है, एक स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल का होना है। और एक तहकीक हुई है अमेरिका के अंदर जो कि 100 साल था, उसमें 90 साल गुजर चुके हैं और 10 साल अभी रहते हैं, और अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि इंसान की खुशी का जो बेहतरीन राज है वो अच्छे और बहुत ज़बरदस्त रिश्तों के अंदर है। तो चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी फैमिली हो, आपको वो चाहिए होता है। अगर आपकी सालगिरह है और कोई आपको पूरा दिन विश ना करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? Exactly, बेशक आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, आपके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपको जब तक अपना कोई रिलेटिव नहीं वो करता, जब तक आपको किसी के ऊपर जो आप इमोशनली डिपेंड कर सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके अजीज़ो कारब हैं, आपके दोस्त अहबाब, तो ये जो सारे का सारा एक, या इवन वर्क प्लेस के ऊपर भी जो आपकी सोशल लाइफ होती है, प्लस जो आप बात बता रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हों या जो है वो वैसे ही जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हों। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका, जैसे मीडिया में तो कहा जाता है ना कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपको फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं, आपको वो दिखना पड़ता है ताकि आप बिकते रहें, आपकी सर्विसेज की लोग डिमांड करते रहें। तो जब आप एक उस किस्म की लाइफ के अंदर होते हैं और अचानक फिर आप आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, और तो आपका एक नेचुरल्स का अपने दिमाग में कंपैरिजन फील होना शुरू हो जाता है और आप खुद को एक विक्टिम रोल के अंदर देखना शुरू हो जाते हैं कि देखो मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते, मेरी औलाद मुझे नहीं पूछते, वो काम के लोग जो हैं वो मुझे नहीं पूछते। हालांकि एक्चुअली अगर आप घर बैठे हुए हैं तो कोई आपको आके नहीं पूछेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप जाके इंटरेक्ट कर सकें। सो ये जो फिर तन्हाई की जो फीलिंग है, और फिर जब ये इंटरनलाइज हो जाती है और जब आप बिलीव करने लगते हैं कि अब ये सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपके अंदर बेशुमार किस्म की बेचैनियाँ और मायूसियाँ और डिप्रेशन जो है वो होता है। फिर आप चाह के भी जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते और इवेंचुअली इस किस्म के हादसे तो जो है तलाल वो। साहब मुझे ये बताएं कि किस तरह के सदमे, किस तरह के ट्रॉमास डेवलप हो जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लोग तन्हा रहना या फिर अलोन रहना पसंद करते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जो इससे जो सबसे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो ब्रेन का एक सोशल कॉग्निशन है जिसके अंदर हम क्या सोचते हैं, समाजी तौर पर होती है, डिप्रेशन होता है, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं लोगों को, जैसे कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और हम फिर कैसे एक्ट करते हैं, तो ये एक सोशल कॉग्निशन है हमारे दिमाग का। और जब ये सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कोई पूछता नहीं है, आपने लोगों के लिए इतना किया, कोई अब आपके लिए कुछ नहीं करता, तो नेचुरली उसमें जो सबसे बड़े 3 जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो एंग्जाइटी है, यानी कि बेचैनी, दूसरा डिप्रेशन का मर्ज है, और तीसरे नंबर पे आप जो है वो एक आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। और इतनी इंसान को कोई चीज़ नहीं मारती जितनी कि तन्हाई मारती है। आप देखेंगे जिन लोगों को सज़ा देनी होती है जेलों के अंदर, उनको भी, जिनको सख्त सज़ा मिलनी होती है, उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि जब लोग आइसोलेशन के अंदर रहते हैं, अकेले में रहते हैं, उनको किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, या वो टाइम का जो ट्रैक है वो भी लूज कर देते हैं, तो उससे फिर वो टूट जाते हैं मुकम्मल तौर पर। और खैर कानून तो इसको यूज करता है किसी बेहतरी के लिए, ताकि वो फिर इंटरेक्ट करें, बात करें और हकीकत जो है वो सामने लेके आएं। लेकिन जो अगर आप घर के अंदर रहते हुए खुद को एक जेल से में बंद कर लेंगे, खुद साख्ता जेल के अंदर, तो वो फिर आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर अंदर से तोड़ देता है और आपको मुख्तलिफ ज़हनी अमराज और आपका जो दिमाग के कनेक्शन वीक होते हैं और आपका दिमाग श्रिंक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया तलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज तलाल साहब को हमने बुलाया था, तलाल जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो हालिया अमवात हुई हैं, इनके हवाले से हमें बता रहे थे कि क्यों हुई हैं, इनकी क्या रीज़न है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने लगे हैं जो कि तुर्किया के सरकारी नशरियाती इदारे TRT की उर्दू सर्विस के सरबराह, कॉलम निगार और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के उर्दू मुतरजम डॉक्टर फुरकान हमीद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फुरकान हमीद ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की सियासी ज़िंदगी और पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के लिए इनकी पॉलिसियों पर मबनी किताब भी लिखी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो तुर्किया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप है उनके हवाले से भी बात करेंगे, स्पेशली ये बात करेंगे। और इसी बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो फुरकान हमीद स्ट्रेट अवे फ्रॉम अंकारा। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली अंकारा से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक है, यहीं से रहते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। शुक्रिया आपका मुझे ऑनर बख्शा, मेरे लिए सबसे पहले तो बिल्कुल सबसे पहले तो ये बताएं, आपने किताब लिखी, ये शौक, ये आपने माइंड कैसे सोचा माइंड में कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? वैसे तो आप आर्टिकल्स भी बहुत लिखते हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी किताबें 5 के करीब किताबें, और ख़ास तौर पर जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने तुर्की उर्दू टर्की जो है वो डिक्शनरी तैयार की थी। और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये डिक्शनरी तैयार की थी। मैं अभी तक पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने PhD की हुई है टर्किश ज़बान में। अभी तक किसी ने PhD टर्किश ज़बान में नहीं की, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हो चुके हैं। लेकिन ये कि मैं चूँकि जंग में आर्टिकल लिखता था, रोज़ाना जंग आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो अखबार है, तो वहाँ पे उसी को मैंने फिर कंपाइल किया। उनके जो एर्दोआन के जो अच्छे अच्छे आर्टिकल थे वो मैंने उसको किताबी शक्ल दी है। रजब तैयब एर्दोआन आलम इस्लाम का टाइगर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि रजब तैयब उर्दुगान के ऊपर ही आपने किताब लिखने का फैसला क्यों किया, और इससे पहले के तुर्की और उर्दुगान के तुर्की में क्या फ़र्क आपको नजर? हाँ, अभी देखा जाए पहले के एर्दोआन से कब्ल के तुर्की, वो मैंने किताब में बिल्कुल वाज़ह किया। एर्दोआन से पहले का तुर्की जो है वो जिसे कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक आम सा मुल्क था, कोई इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान से काफ़ी पीछे था। लेकिन एर्दोआन के दौर में 2002 से लेकर आज तक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरक्की की, इतनी तरक्की की है कि दुनिया की, जिसे कहते हैं कि दुनिया के 16वें बड़े इक़्तिसादी मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका। और इस वक्त तुर्की के आपने देखा होगा पाक भारत कशीदगी के दौरान उनके ड्रोन जो हैं वो दिल्ली तक गए, सब गए हैं। ये तुर्की ही का कमाल के उन्होंने इतने कम अरसे में जो है बड़ी तरक्की की और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। सही। तो सर ये भी बताएं कि जब आपने किताब लिखी तो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, और सियासत के हवाले से अगर बात करें तो अंदरूनी सियासत किस तरह से आपने देखी है टर्की की? एक्चुअली देखा एर्दोआन से कब जो सियासत चल रही थी वहाँ पे जिसे कहते हैं कोalition सिलसिला, यानी एक हुकूमत जो 6 माह के लिए चल रही है, फिर वो ख़त्म हो गई, पार्लियामेंट में उसके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की, फिर दूसरी आगे 6 महीने 6 साल या 2-1 महीने इस तरह के बहुत कम अरसे के लिए। लेकिन एर्दोआन जब से इक़्तिदार में आए हैं मुसलसल जो कुल्ली अक्सरियत इनको हासिल है। आपने पहले वज़ीर आज़म के तौर पर इन्होंने जो है वो अपने 3 दौर मुकम्मल किए और उसमें उनको कुल्ली अक्सरियत हासिल हुई पार्लियामेंट से। फिर उन्होंने सदारती इंतखाबात का सिलसिला मुतारिफ करवाया, सदारती निज़ाम मुतारिफ करवाया। और आपको पता है सदर मुंतखब होने के लिए वहाँ पर जो है 51% वोट लेने पड़ते हैं। वो मुसलसल ये उनका तीसरी बार होगा अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते। 51% वोट हासिल करते हुए जो है अभी तक जो है तुर्की में अपने इक़्तिदार को जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त तक तुर्की में सबसे तवील अरसे तक जो इक़्तिदार में है वो रजब तैयब एर्दोआन को 22 साल से 23 साल का अरसा हो चुका, मुसलसल इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप उनके बड़े करीबी भी हैं, तर्जुमानी भी करते हैं, सरकारी इदारे के साथ एसोसिएटेड भी हैं। क्या वजह है कि उर्दुगान सिर्फ वोट नहीं लेते बल्कि उस तरह से डिलीवर भी करते हैं? उनमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। जो चीजें करते हैं उन्होंने दुनिया को प्रैक्टिकल करके बताया कि प्रैक्टिकली तुर्की को किस तरह से उठाया। तो इतना प्रैक्टिकली हमने कोई हुक्मरान नहीं देखा कि जो प्रैक्टिस बड़ी अच्छी करता हो इन तमाम तर मंसूबों। एक्चुअली यही वजह है ना, आपको बता रहा हूँ कि तुर्की आगे बढ़ा। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वादे किए जाते रहे कि हम आपको घर बना के देंगे, तांसूची लड़ती और मुख्तलिफ जो है सियासतदान आए वादे करते रहे जैसे हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन किसी ने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर करने वाले जिसे कह सकते हैं कि पहले रहनुमा तुर्की के सदर एर्दोआन जिन्होंने जो वादे किए थे। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा तुर्की में सबसे पहले जो प्रॉब्लम चली आ रही थी जिसकी वजह से इनको इक़्तिदार में आए हैं, वहाँ पे ये हिजाब का चक्कर था, हेड स्कार्फ का चक्कर चला आ रहा था। ख़वातीन जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में हेड स्कार्फ के बगैर जो हेड स्कार्फ पहनने पर लाजमी वो पाबंदी लगी हुई थी, वो नहीं जा सकती थी। वो जब से और फिर
जिसे कह सकते हैं कि उनको सरकारी जॉब हासिल करना तो मुमकिन ही नहीं, जब यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते तो उनके लिए सरकारी जॉब का। लेकिन एर्दोगान ने उनसे वादा किया था मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो आपको ये जो भी ये हेड स्टाफ की पाबंदी है इसको हटा दूंगा। हाँ, पहले 3-4 साल उनको मुश्किलात पेश आई, उन पर बड़ा मुसलसल दबाव था कि आप ऐसा ना करें, ये सेकुलरिज्म की तौहीन होगी, सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन उन्होंने जब अपनी पोजीशन मजबूत की, इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत की, और जब वो देखा कि दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाबंदियाँ लगी हुई थी इस पाबंदी को ख़त्म किया। यानी वो जो कुछ कहते रहे हैं डिलीवर करते रहे। आपको पता होगा कि टूरिज़्म के मामले में तुर्की इतना आगा नहीं था। अब आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल में 70 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ टूरिज्म से कमाते हैं। यानी सालाना जो है वो 70 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। प्लस जो है वो डिफेंस जो है, इस डिफेंस से जो प्रोडक्शन से है वो 10 बिलियन डॉलर के करीब कमा रहे हैं। और अब पाकिस्तान के साथ तुर्की के जो है इसमें जो और ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इस सिलसिले में कॉपरेशन वगैरह भी चल रही है, जॉइंट वेंचर का सिलसिला भी जारी है। यानी एर्दोगान जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ भी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। एर्दोगान की यह खूबी है, इसी वजह से अभी तक इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी कुछ क्वालिटीज के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने किताब लिखी है, तो हाउ हैज द पब्लिक रिएक्टेड, किस तरह से रिएक्ट आया आपको इस किताब पर पब्लिक? हाँ, अभी तक आपको ये बता दूं, मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के शहबाज शरीफ साहब को ये किताब पेश की है और इंशाल्लाह जल्द ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस किताब की जिसे कहते हैं लॉन्चिंग होगी, वो है। उसके बाद ये अभी तक लॉन्च, ये सिर्फ गैर सरकारी तौर पर आपको किताब पेश कर रहा हूँ, अभी तक इसकी रेगुलर जो है वो सरकारी तौर पे नहीं हुई, अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिश हो चुकी है लेकिन इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई। अब इस्लामाबाद में PM हाउस में और फिर लाहौर में और कराची में करने का इरादा है। फिर इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि रिएक्शन अवाम का क्या आता है, किस तरह इस किताब को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का दिलो जान से कोई दोस्त मुल्क है, कोई दोस्त रहनुमा, तो वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं वापस उसी तरफ जाऊंगा, तुर्की की तरफ जाऊंगा। किताब की भी बात गजल ने कर ली। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ये समझते हैं कि जो एर्दोगान है, क्योंकि वो थोड़ा सा इस्लामिक टच उनमें ज्यादा है, तो वो अर्बन तुर्की में शायद उतने पॉपुलर नहीं है जितने रूरल तुर्की में। इज इट ट्रू? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्बन एक्चुअली देखा जाए बड़ा शहर जो है वो इस्तांबुल उनके हाथों से निकल चुका। वो रिपब्लिकन पीपल पार्टी है जिसे हम JHP कहते हैं, वो उनके इख्तियार में है। वो बल्दियाती इदारे वहाँ पर बड़े मजबूत है। बल्दियाती जितने बड़े शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्तांबुल है, अंकारा है, इजमीर है, अदाना है, ये सब के सब शहर जो है वो एर्दोगान के खिलाफ जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पीपल पार्टी के हाथों में है। एर्दोगान जो छोटे छोटे शहरों में जो है वो बड़े पॉपुलर है। वो आपने मेजॉरिटी जो है एक्चुअली देखा जाए छोटे शहरों के लोग जो है वो ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र रखते हैं, इस्लामी माइंड रखते हैं, इसलिए वो एर्दोगान को मुकम्मल हमायत भी देते हैं और एर्दोगान का साथ मुसलसल देते चले आ रहे हैं। सही। और ये जो डिक्शनरी आपने लिखी है उसमें आपको लिखने में कितना वक्त लगा? हाँ, उसमें मेरा काफ़ी वक्त लगा था। वो याद होगा वो एक्चुअली उसको 10-12 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया उसको पेश किए हुए। वो उसको मैंने 4 साल में कंप्लीट की थी। उसकी भी आपको ये बता दूँ, उस वक्त हमारे सदर रजब आसिफ अली जरदारी साहब अपने पहले दौर के सदर थे। वो उन्होंने और उस वक्त तुर्की में जो सदर थे उन्होंने दोनों ने मिलकर उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था। और ये भी मेरे लिए एजाज़ है कि दोनों ममालिक के सरबराह ने इस डिक्शनरी की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया था। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौजू के ऊपर आपको जरूर तकलीफ देंगे, ज़हमत देंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और तमाम खवातीन और तमाम मर्द हजरात इसको ज़रूर सुने और कॉल भी करें। नंबर्स आपको हसनैन बताएंगे, लेकिन टॉपिक क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं। विटामिन C एक ऐसा ताकतवर विटामिन जो बीमारियों के खिलाफ आपका दिफा करता है और ये जिल्द को तरोताज़ा, जिस्म की तवानाई और मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। मगर इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या कुछ होता है, थकन होती है, कमज़ोरी होती है, फिर आप ये कहें कि ज़ख्म भरना और फिर जिल्द की खराबी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या कुछ ज़रूरी है, किन किन ग़िज़ाओं में ये पाया जाता है और कितनी मिकदार में क्या कुछ लेना चाहिए। ये तमाम तर बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी। और इस टॉपिक के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर आपके बिल्कुल स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 051-890-1008। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे
आप कॉल कर सकते हैं। हमारी आज की मेहमान है मिनाइल हारून। मिनाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से गज़ल ने कहा, विटामिन सी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसकी अलामात के हवाले से तो बताइए कि क्या कुछ होता है, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो एक आम इंसान के पास हो और उसके पास इतना इनफ नॉलेज नहीं है लेकिन वो डिटरमिन कर सके कि विटामिन सी की उसको कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और विटामिन सी का इस तरह से पता चलता है जब आपकी बॉडी में चिड़चिड़ापन आता है, आपको थकावट होती है, या फिर आपकी अगर चर्बी बढ़ रही है पेट की, तो उस सूरत में भी हमें पता चलता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो हो चुकी है। अच्छा। इसके अलावा बाल आपके खुश्क हो जाते हैं, जिल्द जो है वो आपकी फ्रेश नहीं रहती है एकदम से। हम देखते हैं ना, कहते हैं कि कलर कॉम्प्लेक्शन में कुछ डलनेस आई है, तो वो विटामिन सी का जो रोल है आपकी बॉडी में वो कम हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी खुद जो है वो विटामिन सी नहीं बना सकती, हमें ये लेना पड़ेगा। जैसे 75 मिलीग्राम वुमेन में रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी और 90 मिलीग्राम मेन में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। लेकिन इस पे इतनी नॉलेज नहीं है, लोग इसको लेते नहीं हैं, उनको इसके बेनिफिट्स नहीं पता। अगर आप सिर्फ ये एक विटामिन सी ले लेना तो आपके आधे मसले, बीमारियां हल हो जाएंगे। जैसे अगर किसी को आईसाइट का मसला है, उसमें बेहतरी है। पेट की चर्बी निकली हुई है या वेट लॉस चाह रहे हैं, उसमें इनडायरेक्टली इसका रिलेशन है। इसके अलावा बाल आपके खुश्क हैं, हम देखते हैं डैंड्रफ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ये हेल्पफुल है। फिर इसी तरह आपके स्किन के लिए, और जो आर्थराइटिस का मसला है या बोन हेल्थ है हमारी, उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, अच्छा, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो सारी बातें हैं ये सारी विटामिन सी में हैं, और हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी बना रही है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इन विटामिन्स को जो है वो नहीं देखते या अपनी डेली लाइफ में नहीं ऐड करते। अब अगर हम चीज़ों को देखें तो हमारे पास लीमू है, ठीक है, सर्दियों में ऑरेंजेस भी आ जाएंगे। इसके अलावा क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, जैसे साग है, लेटस है, इन सारों में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके पास एक क्या ऐसा प्लान होना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, फिर बीमारियां ना हो, तो उसमें आप सिंपल सी ये चीज़ करें कि सुबह में आप लेमन वाटर ले लें, ठीक है, उसके बाद आप नाश्ते में अंडे इस्तेमाल कर लें, ओट्स ले लें, शाम को आप फ्रूट्स रखें, रात को सैलड ज़रूर लें, लंच में भी और डिनर में भी। तो इस तरह सैलड्स भी ऐड हो रहे हैं, फ्रूट्स भी ऐड हो रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जो हम करते हैं जी, एक दफ़ा खा लेते हैं पूरे दिन में, या हमें पता ही नहीं होता हमने क्या खाया है। तो अपनी डाइट में विटामिन सी देखें कितना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी तो मिनाइल ये बताएं कि सिर्फ कुदरती ग़िज़ाओं जो जिनका आपने जिक्र किया, इनसे ये पूरा हो सकता है या सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं? और अगर सप्लीमेंट्स लें तो फिर इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, आप बिल्कुल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं हैं जो मैंने बताए हैं तो फिर आप ना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में ये सिम्टम्स हैं तो फिर आप ले लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। 1 टैबलेट अगर आप रोज ले रहे हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। और ये जिस तरह की आपने फल बताए, तो इस वक्त कौन सी ऐसे फल यहाँ पे गर्मियों में मौजूद हैं जिसमें विटामिन सी रिच तादाद पूरा में हो होता है? सकता है। देखिए, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन है, उसके बाद हमारे पास ग्रेप फ्रूट है, लेकिन लेमन में ज़्यादा इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि आजकल सबकी रीच में है। तो आप लेमन वाटर पिएं, या लेमन का कावा भी पी सकते हैं, या अपने सैलड्स पर डाल के खाएं। फ्रूट चाट बना लें जिसमें आप डिफरेंट फ्रूट्स को ऐड करें, विटामिन ए भी मिले, सी भी मिले, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इस डिफरेंट फ्रूट्स आपने डाल दिए, डेट्स भी शामिल करें, उसके ऊपर बस आप लेमन स्प्रिंकल कर दें, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ एक कॉलर है, मलाइका मलिक, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। मलाइका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका सवाल क्या है, पूछिएगा प्लीज। पूछना चाहती हूँ कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है? ठीक, वो वैसे मिनाइल बता चुकी है मलाइका, लेकिन एक दफ़ा फिर मिनाइल आप बताइएगा इनको। देखिए, आपको डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी में चिड़चिड़ापन, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर आप अपने नेल्स देखें तो वो वीक लगते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और अगर वाइट सा आपको फील हो रहा है अपने नेल्स में तो वो भी इसकी एक इलामत होती है। सही हो गया। अच्छा, अब जब तक कॉल्स आती हैं, मेरा भी एक सवाल है कि सब्जियों के हवाले से भी थोड़ी सी बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि कौन सी सब्जियां हम ले सकते हैं? साग ले सकते हैं, लेटस ले सकते हैं, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उन सब में ये पाया जाता है। अच्छा, साग में भी बहुत सारी अकसाम है ना, जिसमें मेथी का साग है, इसके अलावा कौन से और साग होते हैं जी? बहुत से अक़साम होते हैं। बहुत सारे, हाँ बिल्कुल बहुत सारे हैं। मुझे इस वक्त भूल रहे हैं क्योंकि किचन का थोड़ा सा काम खवातीन का सब्जेक्ट ज्यादा होता है हमारे यहाँ। सो ये साग की जितनी भी अक़साम है, इनमें विटामिन सी होता है जी, जितनी भी अक़साम है उसमें होता है। और हमारे पास जो साग के साथ येलो कलर की टहनी होती है जिसको हम नहीं यूज़ करते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी होता है।
ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात की जाए, स्ट्रॉबेरी के अलावा कोई ऐसा है जो कि बेरीज हैं, इनरिच होता है? बेरीज हैं, ग्रेप फ्रूट है, एवोकाडोज हैं, इसके अलावा हमारे पास लेमन, ऑरेंजेस, रास्पबेरीज, ये सारे हैं। सही। और एक सवाल ऊपर से भी आया है प्रोड्यूसर साहब की जानिब से कि जो विटामिन सी है वो एसिडिटी वालों को भी इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। अच्छा देखें, एसिडिटी अगर आपको है और उसके ऊपर से आप लेमन वाटर ले रहे हो तो वो आपको ईज देगा, उसमें हेल्पफुल होगा। जैसे अगर हम गोश्त खाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत एसिडिटी होती है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, उसके साथ अगर गोश्त के साथ आप लेमन वाटर या विटामिन सी लेते हैं तो गोश्त की डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है बॉडी में, और आयरन अब्जॉर्प्शन भी आपको बहुत अच्छे से मिलती है। इसलिए कहते हैं कि विटामिन सी को हमेशा आयरन सप्लीमेंट या आयरन फूड आइटम के साथ लें। और ये जिस तरह आपने खुद ही कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस हवाले से, ये नहीं करनी चाहिए। ये जो हमें विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक का भी एक रोल है। हाँ जी, आपकी बॉडी की जो अब्जॉर्प्शन है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, तो जो भी फिर आप खा पी रहे होते हो वो उस तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये बात हमें लगती है कि जी हम दूध सोडा पी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो ठंडक महसूस होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस वो फीलिंग यहाँ से होती है, और वो फीलिंग और सेटिस्फेक्शन होती है जो आपकी सिर्फ 5 मिनट की होती है। उसके बाद आपने देखा होगा एक सिप के बाद आपका दिल करता है आप दोबारा एक सिप पियो। हाँ, तो वो क्रेविंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट उससे हुई नहीं। और हम क्या समझते हैं कि अगर गैस बन रही है तो वो हमारी एसिडिटी रिलीफ हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तो मिनाइल ये बताएं कि ये तो विटामिन सी के हवाले से बात की, एक जो कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर जेल सी होती है जो आप अपने फेस पे लगाते हैं, उनको रेकमेंड करती हैं आप? विटामिन ई के भी कैप्सूल होते हैं वो। देखें, जहाँ तक आउटर फेस की बात है ये तो स्किन स्पेशलिस्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आउटर एरिया पे भी ये इफेक्टिव होगा। ठीक हो गया। और लेट्स सपोज एक शख्स को जिस तरह आपने जितनी भी अलामात बताई हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी के, वो नहीं है लेकिन वो फिर भी विटामिन सी ले रहा है, उसका बहुत ज्यादा इंटेक ले रहा है, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है या वो ले सकता है जितना ज्यादा ले ले? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेस में लेते हो और आपको नहीं होती है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाती है बॉडी में या रेडनेस आ जाती है। तो अगर तो ये रेडनेस सूजन आपको शो हो रही है फिर आप ना लो, लेकिन वंस अ मंथ अगर आप 3 दफ़ा टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको कोई हार्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है हम नहीं ले पा रहे होते हैं विटामिन। तो इससे अच्छा आप मल्टी विटामिन ले लो, आप सिर्फ एक विटामिन पे डिपेंड ना करो। तो मल्टी विटामिन में ये होता है कि आपको 12 या 14 विटामिन वैसे ही मिल जाते हैं। मतलब पहले तो आप कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ जाएं जी, और उसके बाद आपको लग रहा है कि वो नहीं लेना तो फिर आप ले सकते हैं, फिर आप मल्टी विटामिन ले। ठीक है। और मल्टी विटामिन के भी साइड इफेक्ट्स नहीं है उसमें भी? नहीं, सब उसमें आपको 12 या 14 विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे आराम से। सही। और इसके साथ जो आप लेमन का इस्तेमाल बता रही थी, सुबह में आपने कहा कि आप उसका कहवा पी लें और फिर लंच में? सुबह में आप लेमन वाटर पिए और शाम को आप उसका कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एसिडिटी का बहुत मसला है तो सुबह में लेमन वाटर आप ना पिए, आप शाम को पी लें, और ग्रीन टी जो आप बनाएंगे लेमन डाल के वो आप रात को ले लें। और लेमन वाटर के वाले से तो ये भी समझा जाता है, समझा क्या जाता है, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप लेमन वाटर पिए, इससे आपका वेट भी लूज होगा। सो इज इट ट्रू या फिर ये मिथ है? देखिए, इनडायरेक्टली जो है लेमन वाटर का रिलेशनशिप है वेट लॉस से। इनडायरेक्टली इस तरह से है कि जब आपका डाइजेशन बेहतर होगा, आपकी एसिडिटी का प्रॉब्लम रिलीफ होगा, तो आपकी बॉडी नेचुरली डाइजेशन करके आपका वेट लॉस जल्दी करा देगी, एज कम्पेयर टू वो बॉडी जिसकी डाइजेशन नहीं हो रही तो उसका वेट लॉस भी नहीं होगा। सो डाइजेशन में हेल्प करेगा तो इनडायरेक्टली हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगा। सही। और ये भी बताइएगा मिनाहिल के बालों के हवाले से भी ऊपर से सवाल आ रहा है, मुझे खैर कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं ऊपर से कि बालों की भी जल्दी जो है वो ग्रोथ उस तरह से नहीं होती, गिर जाते हैं, खुश्की हो जाती है। अच्छा, बालों के लिए नंबर 1 चीज़ ये है कि आपकी प्रोटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए डाइट में। अगर आपकी प्रोटीन अच्छी नहीं है तो आपके बाल गिरेंगे, और इसके साथ साथ अगर डैंड्रफ है तो विटामिन सी, अगर बाल गिरे हैं तो प्रोटीन। और प्रोटीन में कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं? देखिए, अंडे आ जाते हैं, गोश्त आ जाता है, हमारे पास दालें आ जाती हैं, फूल मखाने हैं, तो सही हो गया। मिनाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हारून हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें आगाह कर रही थी तमाम तर चीज़ों के हवाले से। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। और बल्कि सॉरी, कमर्शियल ब्रेक नहीं है, हमारा जाने का वक्त हो जाता है। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।